हेलो गाइस, वेलकम बैक रावत स्टडी ट्यूटोरियल में। और गाइस, आज जो मैं ज्योग्राफी का ही है, ये चैप्टर नंबर 5 है सेकंड बुक का। ठीक है, 12th क्लास का भू संसाधन तथा कृषि, यही वाला चैप्टर चल रहा है हमारा, भू संसाधन तथा कृषि। और इसके दो पार्ट, इस चैप्टर के दो पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ गाइस। ये थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। दोबारा बता दूँ कि ये क्लास 12th का ज्योग्राफी की सेकंड बुक जो है, उस बुक का 5th चैप्टर है। ठीक है, और 5th चैप्टर कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो में। दो पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ और ये थर्ड पार्ट है आपका गाइस। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कहीं आप बोलो मैडम बीच से पढ़ा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके दो पार्ट मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ और ये थर्ड पार्ट है और इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उस दिन गाइज मैंने आपको ऋतुओं के बारे में बता दिया था, रवि, खरीफ एंड जायद ऋतु के बारे में। आज हम आगे चलते हैं टाइम ना गवाते हुए, कृषि के प्रकार के बारे में। कृषि के आर्द्रता को प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर, आर्द्रता का नमी से लेना देना यहाँ पे, कि नमी के आधार पर यहाँ पर कृषि को दो भागों में बांटा गया है। एक तो वो कृषि होती है जिसको हम सींच के, मतलब हम क्या करते हैं, पानी कृत्रिम तरीके से खेतों को सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई पे निर्भर रहते हैं, फर्स्ट कृषि का प्रकार। दूसरा वर्षा निर्भर कृषि, ऐसी कृषि जहाँ पे सिंचाई का कोई और साधन नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से कृषि जो है वर्षा पे निर्भर है। ठीक है, बारिश होएगी तो वहाँ पे खेती हो पाएगी, अदरवाइज वहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी। जबकि सिंचित कृषि में क्या होता है, हम कृत्रिम माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, नहर के द्वारा पानी को लाना खेतों में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कृत्रिम माध्यम से, सिंचाई के जितने भी साधन हैं उस माध्यम से हम कृषि कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सिंचित कृषि, वर्षा के अलावा जल की कमी को सिंचाई के माध्यम से पूरा किया जाता है। अगर बारिश टाइम पे नहीं हो पाती है तो हम जल की जो कमी है वो सिंचाई के माध्यम से पूरा करते हैं। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि जो हमारी फसल है उसको सही टाइम पे पानी मिल जाए, जिससे कि हमारा जो उत्पादन है वो अधिक से अधिक हो सके। फसलों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना ही इसका वो है, काम है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि निर्भर कृषि, वर्षा निर्भर कृषि। यह उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। अब आपको पता है इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, कहीं पे तो बहुत कम बारिश होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा। तो जिन एरियो में 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा अधिक बारिश होती है, जैसे पूर्वांचल जो इलाके हैं हमारे, असम, नागालैंड वगैरह, ठीक है, ये सारे जो एरिया हैं यहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो जाती है, तो यहाँ पे इनको कृत्रिम सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये बारिश पे निर्भर रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए दो भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, उपलब्ध आर्द्रता के आधार पर इसे शुष्क भूमि कृषि व आर्द्र कृषि में बांटते। शुष्क मतलब होता है जहाँ पे कृषि पानी कम होता है, मतलब वहाँ पे नमी जमीन पे कम होती है। आर्द्र कृषि जहाँ पे मिट्टी में नमी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, खाद्यान्न फसल, अनाज, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, बाजरा, मक्का, दालें, चना, अरहर, तिलहन, मूंगफली, तोरिया, सरसों, ये सारे खाद्यान्न फसल इनको बोलते हैं। ठीक है, गेहूं, चावल, दाने, चना, सारे खाद्यान्न फसल में आ जाते हैं। रेशेदार फसलें होती हैं, कपास, जूट, जिनसे आप रेशे वगैरह बनाते हैं, धागे उगे बनाते हैं। अन्य फसलें गन्ना, चाय, कॉफी, इनको व्यापारिक फसलें भी हम बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो ये फसल के हमने प्रकार बांट रखे। चाय, प्रथम नंबर पे मैंने चाय रखा है, ये बागवानी करके अन्य फसलों में आता है, अच्छा खासा बिजनेस है इसका। अब आपको कमेंट में बताना है कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। विश्व में चाय के उत्पादन में भारत का सर्वप्रथम स्थान है। यह विश्व में के कुल उत्पादन का लगभग 28% चाय उत्पादन करता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो अकेले इंडिया में 28% चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और अग्रणी राज्य असम और पश्चिम बंगाल है। आई होप आपने कमेंट में मेरे से पहले बता दिया होगा कि कौन सा स्टेट नंबर 1 पे, फिर भी आप असम और पश्चिम बंगाल में से चूज करके राइट आंसर बता सकते हो मुझे। इसके लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि असम और पश्चिम बंगाल में चाय के उत्पादन के लिए जैसी जलवायु चाहिए वहाँ पे है, अवेलेबल है। पहाड़ी को ढलानों पे यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है, जिसमें पानी जड़ों में इकट्ठा ना होकर बल्कि बह जाती है, जिसके लिए चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। चाय का बागवानी करने के लिए गाइस बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, तो ढलानों में यहाँ पे होता है, क्योंकि पानी वहाँ पे रुकता नहीं है, निकल जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे अच्छी खासी फसल हो जाती, बागवानी हो जाती है चाय की। दोमट मिट्टी और खुली धूप वाले मौसम चाय के लिए अनुकूल होता है। मतलब यहाँ पे अगर चाय की खेती करनी है आपको तो धूप वगैरह अच्छी आनी चाहिए। और कौन सी मिट्टी चाय के लिए अनुकूलित होती है, तो दोमट मिट्टी का यहाँ पे अच्छा माना जाता है चाय के लिए। ओके गाइस, भारत में कृषि का विकास,
भारत एक कृषि प्रधान देश है। 2001 के अनुसार देश के लगभग 53% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर आश्रित थी। मतलब इंडिया की 53% जो जनसंख्या थी वो क्या करती थी, खेती करती थी। देश के कुल श्रमिक जो थे शक्ति 80% भाग कृषि का ही है। अगर जो लोग श्रम से जुड़े हुए हैं, काम से जुड़े हुए, 80% लोग जो है खेती से जुड़े हुए हैं। देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में इनका 26% योगदान था 2001 के अनुसार। कृषि से कई प्रधान उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, ये सारे कृषि पर निर्भर है। गाइस, जो कपड़ा उद्योग जितने भी हैं, अगर कोई जूट कपास का उपयोग उत्पादन नहीं करेगा तो क्या होगा, जितनी भी ये फैक्ट्रियां हैं वो ठप पड़ जाएंगी, क्योंकि वो सारी किससे रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे जो उद्योग हैं ये कृषि कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हैं, कृषि से प्राप्त करते हैं। चीनी कहाँ से मिलेगी हमें, अगर गन्ने की खेती नहीं होगी तो चीनी नहीं मिलेगी हमें। ओके, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला ही नहीं बल्कि जीवन के मापन की एक विधि भी है। भारत में 1960 के दशक में खाद्यान्न फसलों में बढ़ोतरी हुई है। इसके बढ़ोतरी करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, कई सारी अच्छी नई किस्मों जो बीज होते हैं उनका उत्पादन किसानों के लिए दिलवाया है कि भाई आप इन बीजों का उपयोग करो ताकि आपकी जो फसल है वो और अच्छे से हो सके। किसानों को अन्य कृषि निवेश भी उपलब्ध कराए गए। किसानों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके उनको अवेलेबल कराए गए, जैसे जिसे पैकेज प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके फलस्वरूप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात राज्यों में खाद्यान्नों में अच्छी खासी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा गाइज, 12th की पॉलिटिकल में भी है ये। तो हरित क्रांति जो थी कृषि से रिलेटेड क्रांति थी, और इसका काम क्या था कि जो भी हमारे फसल है उनको किसानों को और अच्छे किस्म के बीज उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, हरित क्रांति की विशेषता क्या थी कि उन्नत किस्म बीजों का प्रयोग किया गया था, सिंचाई की सुविधा अवेलेबल करवाई गई थी। हरित क्रांति के अंतर्गत रासायनिक उर्वरक खाद जो है वो किसानों को अवेलेबल करवाए गए थे, कीटनाशक दवाइयाँ, मशीनों का उपयोग करवाए गए थे। इन सब का प्रयोग करने से हमारी जो कृषि है उसमें काफ़ी अच्छी आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। इन सबसे फसल को एक अच्छी वृद्धि हुई थी। भारत में दक्षिण भाग में चावल की रोपाई करते हुए, गाइस ये फोटो मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से ली हुई है। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा विकास। बहुत सी फसलें जैसे चावल, गेहूं उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई। मतलब जो हमने हरित क्रांति अपनाई थी, इससे टेक्नोलॉजी अपनाने से चावल और गेहूं की फसल में अच्छी खासी वृद्धि हुई। दाल और जूट के उत्पादन प्रथम व चावल, गेहूं, मूंगफली भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर इंडिया की बात करें तो दाल और जूट में पहले नंबर पे है, और चावल और गेहूं और मूंगफली के उस पे भारत दूसरे नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। सिंचाई के प्रसार ने देश को कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंचाई के प्रसार से, सिंचाई से क्या हुआ, जो फसल बर्बाद हो जाती थी टाइम पे बारिश ना होने की वजह से, सिंचाई के माध्यम से वो फसल भी अब अच्छी होने लगी थी। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिक बीजों का उत्तम किस्म, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं, मशीनों का प्रयोग होने से कृषि को एक नया रंग मिला, रूप मिला। ठीक है, आधारशिला इसकी नई बन गई। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजी का प्रसार तीव्रता से हुआ। रासायनिक उर्वरकों की खपत से भी कई गुना वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली। उत्तम बीजों के किस्मों को कीट प्रतिरोधक, जो हमारे फसल को कीड़े मकोड़े जो खा जाते हैं, कीट खा जाते हैं, उसके लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया गया, जिससे कि जो उत्पादन था वो उसमें वृद्धि देखने को मिली। तो ये तो थे हमें बेनिफिट भारतीय कृषि के, जो कि हरित क्रांति को अपनाने से हुए थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे गाइस कि भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या थी। अनियमित मानसून पर निर्भर, एक तो इंडियन कृषि जो है क्या है, मानसून पे निर्भर रहता है। तो मानसून क्या होता है, कई बार लेट से आता है, कई बार जल्दी आ जाता है, कई बार बेमौसम बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो फसल है वो खराब हो जाती है। निम्न उत्पादकता, निम्न उत्पादक मतलब लो क्वालिटी में प्रोड्यूस होता है। भूमि सुधारों की कमी, जमीन क्या हो रहा है, धीरे धीरे अनुपजाऊ होती जा रही। छोटे खेत हैं, विखंडित जो है, छोटे खेत है मतलब एक बड़ा खेतों को तो मशीन को एक बार चला दिया और काम हो गया, लेकिन छोटे छोटे खेतों को उसमें रुपाई करने में, बोने में, बुआई वगैरह करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को रोजगार ही नहीं मिल पाती, अल्प रोजगार होता है। अगर जिस टाइम पे मान लो फसल कटाई का टाइम है, उस टाइम पे तो लोगों को रोजगार है लोगों के पास, लेकिन जिस टाइम पे फसल मतलब चल रहा है टाइम पीरियड, उस टाइम पे उत्पादन हो रहा है, तो क्या होगा कि जो कृषक है वो उस टाइम पे बेरोजगार होंगे। ठीक है, वाणिज्यिकरण का अभाव रहता है। ठीक है, जैसे अदर कंट्री में होता है, विकसित कंट्रियों में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में यूज़ किया जाता है, वो इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इतने अमीर किसान नहीं हो पाते जो इन चीज़ों में अपना खर्चा करे। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, आदि समस्याएं इसमें आ जाती हैं। नहर द्वारा बहुत ज़्यादा सिंचाई की जाती है, जिसकी वजह से खारा पानी जो होता है
उसकी वजह से कई बार जो ज़मीन का उपजाऊपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। कीटनाशक दवाइयों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से भी कृषि पे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। पानी का भराव होने से फसलों की हेर-फेर करके ना बोना, दलहन फसलों का कम बोना, सिंचाई में अत्यधिक निर्भर रहना, फसलों को उगाना, इसकी इन वजह से मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव होने लगता है। ये सारे रीज़न है गाइस, पढ़ लेना इनको, बहुत ही ईज़ी भाषा में मैंने लिखे हुए हैं, ये आपने बचपन से पढ़े हुए हैं, ठीक है? ठीक है? और ये देखो, ये थोड़ा-सा आप देख सकते हैं, प्रमुख क्षेत्र है जो डार्क है और गौण क्षेत्र है जो, जहाँ प्रमुख क्षेत्र वो है जहाँ पे फसल उत्पादन होता है, देख सकते हो आप कि पूर्वोत्तर हिस्सा ये वाला आपका पूर्वोत्तर, ठीक है? और ये वाला, ठीक है? दिख रहा है? दक्षिणी इलाका, दक्षिणी पश्चिमी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है? ये देखो किसान हल लगाते हुए, बीज बोते हुए, और जूट और कपास के देख सकते हो, जहाँ पे क्रॉस वाले निशान है वहाँ पे जूट की खेती की जाती है इन इलाकों में, ठीक है? ये जूट की खेती की जाती है, इनमें कपास की खेती की जाती है। छोटी कृषि जोत, बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि जोतों को आकार लगातार सिकुड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो जमीन का आकार घटता जा रहा है। लगभग 60% किसान जोतों का आकार 1 हेक्टेयर की से भी कम है, और अगली पीढ़ी के लिए इसका हिस्सा और भी कम होता चला जाएगा, जो कि आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। अगर हम जमीन कम कर देंगे तो फसल उत्पादन भी कम होएगा, ठीक है? कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, ये बहुत बड़ी समस्या, लगातार जो भूमि का उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है, जिससे कि समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। और अधिक सिंचाई करने की वजह से जो पानी का लवणता होता है उस कारण से जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। शुष्क भूमि कृषि, यह कृषि वहाँ की जाती है जहाँ 75% से भी कम बारिश होती है, और बाजरा, चना, मूंगफली आदि वहाँ पे उगाई जाती है। आंध्र कृषि, इस कृषि में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल की आवश्यकता से अधिक प्राप्त होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह आ जाती है, और मृदा अपरदन जैसी समस्याओं को लोगों को फेस करना पड़ता है, जिनमें पानी की जरूरत ज़्यादा होती है। चावल, जूट, गन्ना वगैरह ये फसलें यहाँ पे की जाती है आंध्र भूमि कृषि, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है तो ये फसल पानी ज़्यादा खाती हैं, इसलिए इन फसलों को यहाँ पे बोया जाता है। ओके गाइस, तो इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है। ये देखो गन्ने की खेती करते हुए, कपास की खेती, ये देखो, ठीक है? कपास के फिर ये फ्लावर लेके जाते हैं, फिर इनसे बिनोले अलग किए जाते हैं, बीज वगैरह। ओके गाइस, तो गाइस इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ, तब तक आप वीडियो देखिए। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी मैं दे रखी है, ठीक है? आप देख सकते हो, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी चेक कर सकते हो, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सबकी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो स्टडी करते रहिए गाइस, घर पे बैठ के टाइम वेस्ट ना कीजिए, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।